नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन उसके बाद लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है और लोग बाजार में उमड़ते हुए दिख रहे हैं। लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही कुछ दिख रहा है। लोग बाजारों में ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी हुई है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो वहीं कई लोग बगैर मास्क के भी नजर आ रहे हैं। अगर बाजारों में यही हाल रहा तो एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के लिए पूरी तरह से इसके लिए प्रशासन दोषी है। प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। फिर यहाँ के अधिकारी नींद में आखिर क्यों हैं? भी देखा है कि सदर बाजार की हालत खराब है। एक तरफ तो कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ गिरावट आई है, लेकिन जिस तरह से सदर बाजार में इस समय भीड़ दिख रही है, फिर ऐसा लगता है कहीं पीक ना आ जाए, क्योंकि जिस समय ना सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ, बहुत जबरदस्त भीड़ है। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपको भीड़ लग रही है ना, आप एक दिन के लिए पटरी बंद करवा दो। पटरी बंद कराओ, उसके बाद हमसे बात करो कि भीड़ है कि नहीं है। भीड़ सिर्फ पटरी की है और कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं, दुकानदार सब खाली बैठे हुए हैं। दुकानदार पे एक भी, मैं कह रहा हूँ, एक भी पब्लिक आप दिखा दो दुकान पे कोई ग्राहक खड़ा हो। सारा पटरी के ऊपर रश है। अभी आप अंदर मार्केटों में हो क्या आए हो? मार्केट के अंदर कोई रश है? बार ही बार रश है। कारण क्या है? आप ये देखिए, जिस प्रकार ये सरकार आज ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर वो पैसे इकट्ठे करने मिल जाएगा, बाकी कोई ट्रैफिक को चलाते हुए नहीं मिलेगा। इस प्रकार की यहाँ दिखते हैं। कोई यहाँ पर वैसे व्यापारियों का नहीं है। और दूसरी बात है, जो पटरी की है, पटरी से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं सरकार इनके लिए भी नीति बनाए, इनके लिए कोई जगह। दुकान खोलने पे जिसमें और ये मतलब नियमों का पालन नहीं होता, उसके 5-5 हजार चालान किए गए, दुकानें सील की गई, लेकिन यहाँ पे बाजार में तो कुछ नहीं, ऐसा नजर नहीं आ रहा। अंदर दुकानों की करते हैं ना, अंदर दुकानों की करते हैं, बाहर वही तो चक्कर है। वही तो हम वही हम कह रहे हैं, वही हम बार बार कह रहे हैं कि व्यापारी के ऊपर पूरी गाज गिरती है। इसके लिए पटरी जो माफिया है वो इतना हावी हो चुका है दिल्ली सरकार के ऊपर, एमसीडी के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर। सभी डिपार्टमेंट पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने डीएम साहिबा को कहा कि सिविल डिफेंस के लोग लगाओ, और 4 डिफेंस के लोग खड़े हो जाते हैं बारडी चौक पर। उनका काम पटरी नहीं हटवाते, उनका काम है दुकानदार की दुकान अगर शटर ऊपर हो गया तो 2000 रुपये चालान करेंगे। एसडीएम साहब आएंगे 10,000 का चालान करेंगे, लेकिन वो दुकानदार का होगा, किसी पटरी वाले का नहीं होगा। पटरी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिर क्यों व्यापारी आज इतना परेशान? और ये जो झंडे वगैरह देता है वो तभी देता है कि उसकी रोजी रोटी पे तो गवर्नमेंट लात मार रही है, लेकिन पटरी वाले जो हैं, हम चाहते हैं कि पटरी वालों की रोजी रोटी का ध्यान रखते हुए टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। गवर्नमेंट को चाहिए पटरी वालों को, रामलीला ग्राउंड बने हुए हैं, सारे हॉल खाली पड़े हैं, वहाँ पे पटरी दे और उनका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन सब एक ही जगह अगर कूड़े के ढेर पे इकट्ठे हो जाएंगे तो बीमारी फैलेगी फैलेगी। और मुख्यमंत्री खुद दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं माइग्रेट करने के लिए कोरोना, ये बड़ी अफसोस की बात है। सदर बाजार एसोसिएशन के लोग भी सदर बाजार थाने के अंदर भी गए थे कि लोगों को वहाँ पटरी के लिए खिलाफ शिकायत करने के लिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? देखिए, हम लोगों ने डीएम आकृति सागर जी से बात की, एसडीएम अरविंद राणा जी से बात की, डीसीपी सागर सिंह कलसी जी। तो राजधानी में किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ स्थिति है वहां को लेकर? किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के बाजारों की, तो बाजारों के अंदर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार भी कह रही है कि लोग बाग जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मगर जो बाजारों के अंदर हालात है, और खुद हमने सदर बाजार की मार्केट के अंदर देखा कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, मास्क तक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को कहीं ना कहीं वहां पर सख्ती करनी चाहिए थी। मगर कह सकते हैं सिविल डिफेंस के जो जवान है या फिर कहें दिल्ली पुलिस के जवान है, वो हैं जरूर, मगर सिर्फ एक साइड में खड़े रहते हैं, बाकी मार्केट के अंदर कोई भी चेकिंग नहीं की जाती है। मगर हाँ, जिस तरीके से व्यापारियों ने कहा कि अगर व्यापारियों को शटर खुलते हैं, यानी कि ऑड इवन के हिसाब से अगर किसी के भी शटर बंद होने चाहिए थे और उसके खुल जाते हैं तो उसके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना जरूर किया जाता है। मगर कहीं ना कहीं जो पटरी व्यापारी है या फिर कहें पटरी जो बाजार चलता है,
उसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी ना हो। मगर यहाँ पर बात करें खुद मार्केट के लोगों की, तो मार्केट के लोग खुद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के पास, एसडीएम के पास, डीसीपी सागर के पास और लगातार दिल्ली सरकार के पास गुहार लगाते नजर आते हैं कि पटरी बाजार को कहीं ना कहीं नियमित समय के हिसाब से चलाया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और महामारी भी ना फैल सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बाजारों के अंदर खुद पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके का काम चल रहा है, तो सोचिए जो महामारी है यानी कि कोरोना जैसी स्थिति है, उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के ऊपर और एसडीएम की टीम के ऊपर, दोनों के ऊपर जिम्मेवारी डाली हुई है और दोनों ही तरफों से यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। जी राजीव, लेकिन एक लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जिससे कोरोना को रोकने में आसानी हो। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद आंकड़े कम सामने आए हैं, लगातार आंकड़े दिल्ली में कम होते जा रहे हैं, तो ये दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल के चलते ही ये आंकड़े कम होते रहे हैं। तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम ज़रूरी, अगर हमें कोई काम हो तभी हम बाज़ारों में जाएं, अगर कोई चीज़ हमें, अगर बाज़ारों में जाएं भी तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ऐसे में लोग शायद अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को परे रखकर बाज़ारों में निकल रहे हैं। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि बाजारों के अंदर लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। मगर जिन अधिकारियों को इन बाजारों के अंदर लगाया गया था वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता भी अनदेखी करती नजर आ रही है। और बात करें जिस तरीके से व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं जो सामान है वो महंगा होता नजर आ रहा है और जिसकी वजह से, महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता जो है वो फुटपाथ बाजार की तरफ जाने की जाती हुई नजर आती है, क्योंकि वहां से थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है। इस वजह से कहीं ना कहीं फुटपाथ बाजार की तरफ जाते हैं और फुटपाथ बाजार जो है वो कहीं ना कहीं इतने हावी होते नजर आ रहे हैं। खुद मार्केट के लोग कह रहे हैं, मार्केट के अध्यक्ष कह रहे थे कि इस बात को कि जो पटरी बाजार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और एसडीएम की टीम के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में फैलता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा सख्ती करने की, वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। बेशक दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 11,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं, मगर विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेकर हमलावर है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कमी कर रही है, जिसकी वजह से आंकड़े कम नजर होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है और व्यापारी जो कह रहे हैं पटरी बाजार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, उसके अंदर अधिकारियों की सख्ती होनी चाहिए थी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा सख्ती होनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर दोनों ही तरफों से लापरवाही देखने मिल रही है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दे को लेकर हमलावर होता नजर आ रहा है। जी राजीव, दिल्ली सरकार ने इसको निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी और कर रखी है कि मामले जो है वो 11,000 से और भी नीचे आ जाए, इसको लेकर कुछ तैयारी कर रखी है क्या दिल्ली सरकार ने? राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन है उसका कहीं ना कहीं अगर सख्ती से थोड़ा सा और पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, यानी कि जो पिछले 24 घंटे के अंदर 11,000 से ज्यादा के आंकड़े आए हैं वो भी और ज्यादा घट सकते हैं। मगर यहाँ पर बाजारों के अंदर जिस तरीके से सख्ती नहीं की जा रही है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। मगर हाँ, लोग बाग जो है वो बाजारों से हट के बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जरूर कर रहे हैं, मॉलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यहाँ तक कि वीकेंड कर्फ्यू भी जारी है। लगातार बात करें जिस तरीके से और जगहों की सख्ती करने की वो जरूर की जा रही है। मगर इन मार्केटों की बात करें, चाहे वो दिल्ली की सदर बाजार मार्केट की बात करें, चांदनी चौक मार्केट की बात करें या फिर सरोजनी नगर मार्केट की बात करें, उन जगहों पर भी तो अगर थोड़ी बहुत और सख्ती की जाए तो कहीं ना कहीं लोग बाग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहेंगे और दूसरा कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो रफ्तार है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, लेकिन इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल अगर होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से सख्ती की बात की जाती है और उसके बाद लोगों से अपील की जाती है, अगर और चालानी कार्रवाई की भी बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर होती दिख रही है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बार बार दिल्ली सरकार जब पहले लॉकडाउन के अंदर की बात करें, दूसरे लॉकडाउन की बात करें, तो वहां पर भी लगातार दिल्ली सरकार बार बार जनता से अपील कर रही थी, केंद्र सरकार के द्वारा भी अपील की गई थी। मगर जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही करते हैं बाजारों के अंदर, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, कुछ मुनाफे के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की ढील दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए थी। मगर दिल्ली सरकार अब की बार भी यही कह रही थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग दायरा बना के रखें। दिल्ली पुलिस को कहा गया कि आप लोग थोड़ी
सख्ती करें, बाजारों के अंदर एसडीएम की टीम को कहा गया कि आप लोग सख्ती करें, मगर जिस तरीके से यहाँ पर नियमों की अनदेखी की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारी जो है तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, ना कि जनता के बारे में। मगर यहाँ पर जनता को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, मार्केट के लोगों को भी समझना होगा, और यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं उनको भी समझना होगा कि अगर लोग बाग जिंदा रहेंगे, यानी कि अगर इस तरीके से बचे रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका व्यापार भी चलता रहेगा, उनकी मुनाफा भी होगा। मगर यहाँ पर जिस तरह से अधिकारी जो अनदेखी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, और यही चीज का खतरा जो है वो आने वाले समय के अंदर भी बढ़ सकता है। अगर इसी तरीके की भीड़ बाजारों के अंदर रही तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जो आंकड़े हैं वो दोबारा से बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से दिल्ली में आंकड़े सामने आए हैं और उसके बाद लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं और उसके बाद लोगों की जो लापरवाही देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक अलग ही संदेश देते नजर आए। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के मामलों में तेजी आई है और पिछले 24 घंटों में बात की जाए तो 1275 नए मामले सामने आए हैं। और आज आपको बता दें कोरोना के 2 मरीजों की मौत भी हुई है। तो वहीं आपको बता दें 799 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक बात की जाए तो चंडीगढ़ में 1091 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो वहीं चंडीगढ़ में 18 हॉस्पिटल हैं जिन पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए कोविड बेड्स विद ऑक्सीजन 1292 बेड्स उपलब्ध हैं। इस समय 385 बेड्स जो हैं वो ऑक्युपाइड हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट नज़र आ रहा है। तो वहीं जो आंकड़े हैं कोरोना के वो कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं और इसको लेकर तमाम प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर रखी है और लगातार जो आंकड़े हैं वो एक के बाद एक का सामने आए। पिछले 24 घंटे में की बात की जाए तो 12,775 नए केस सामने आए हैं। तो वही नाइट कर्फ्यू के चलते लोगों से चेकिंग की जा रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जब तक ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। तो चंडीगढ़ में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि 1275 नए केस सामने आए हैं और चंडीगढ़ में कोरोना की रफ्तार फिलहाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाह रवैया है वो भी इसको लेकर देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और ज़रूरी काम के चलते ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। तो वहीं नाइट कर्फ्यू के चलते लोगों से कहा गया है कि घरों से ना निकलें रात में और अगर कोई भी लक्षण आपको कोरोना जैसे दिखाई दें तो तुरंत उसको लेकर आप अपना इलाज करवाएं, चेक करवाएं। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो चंडीगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारा संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट्स इसको लेकर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिली है? अमित, देखिए अगर हम बात करें पिछले 2 दिनों से तो पहले एक पॉजिटिव जांच शुरू हो गई थी। फिर मैं बात करूँ 4 दिन के करीब 1795 के करीब कुछ केसेज आए थे, 1800 के करीब केसेज आए थे। पर उसके अगले दिन तो लगातार केसेस में गिरावट देखने मिली। 1300 के करीब केसेज आए थे। फिर अगले दिन अगर हम बात करें तो आंकड़ा 1000 से नीचे चला गया था और 800 के करीब कुछ केसेज आए थे और वही आंकड़ा अगर हम कल देखें तो वापस बढ़ गया। अगर एक तरफ हम देखते हैं तो यहाँ सीमा था कि लग रहा था कि चंडीगढ़ में पीक आके आ गया तो वो वापस उठ गई है। 800 से वापस देखिए लगभग 1300 के करीब 1295 समथिंग केसेस हैं, तो लगभग 1300 के करीब केसेस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बात से सीधा अंदाजा कि जो अगर हम कहें पीक स्टीप आउट हो रही थी वो वापस उठती हुई नजर आ रही है। बीच में हम सीधे एक पॉजिटिव इमेज आनी शुरू हो गई थी, केसेस कम होने शुरू हो गए थे और शायद वही 2 दिन जो लगातार कम केसेस आए तो लोगों में लापरवाही फिर बढ़ी।
और उसका असर सीधा ही अगर हम देखने को देख सकते हैं कि 2 दिन बाद तीसरे दिन फिर वापस 1000 से ऊपर केस चले गए और सीधा इतना 1300 के करीब केसेस आ रहे हैं। तो प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और बार-बार टेस्टिंग को में जोर दिया जा रहा है और सबसे मेजर स्टेप जो है वो वैक्सीनेशन को 100% तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको देखिए फर्स्ट डोज में चंडीगढ़ की 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है और जो सेकंड डोज है वो 97% हो चुकी है, जिसको 3 दिन के अंदर पूरा करने का टारगेट रखा गया था। खैर अब तक उसको लेकर आंकड़े नहीं आए कि क्या चंडीगढ़ में 100% का आंकड़ा हासिल कर लिया है, पर क्योंकि हमसे बहुत नजदीक था और सिर्फ 3 दिन का टारगेट रखा गया था, तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य के काफी करीब है। तो ये बात करते हैं वेरिएंट्स की, अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग भी चंडीगढ़ में कराएगी, जिसमें से 20 सैंपल्स, जो कल डाटा आया कि 20 सैंपल्स में ही कोरोना से अलग वेरिएंट या हम कहेंगे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा के वेरिएंट पाए गए थे। अगर हम बात करें कि जो 20 केसेस में 10 सीधे तौर पे डेल्टा के थे, तो वहीं 10 ओमिक्रॉन के थे। उन 10 ओमिक्रॉन में से 9 लोकल चंडीगढ़ के लोगों के थे और वहीं एक ऑस्ट्रेलिया रिटर्निंग व्यक्ति का था। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी अलग-अलग वेरिएंट्स का असर अब सीधे तौर पे दिखने लग गया है। अगर से 10 ओमिक्रॉन के वेरिएंट भी अब चंडीगढ़ में नजर आ चुके हैं पुराने वेरिएंट्स के बाद। तो प्रशासन अपनी तरफ से और ज्यादा सख्ताइयां कर रहा है और ज्यादा टेस्टिंग पे जोर दे रहा है और सबसे मेजर स्टेप वो रख रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको बहुत ही हेविली इंपोज किया जाए, कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिल जाती है। तो इस बार प्रशासन कोशिश करे कि जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए उन्हें 100% ग्राउंड लेवल पे फॉलो किया जाए। इसके लिए टीम्स लगी हुई है, चलान्स भी काटे जा रहे हैं और अलग अलग चेक पॉइंट्स पे देखिए चंडीगढ़ में नाके लगते हैं रेगुलरली, वहां पे अब मास्क की चेकिंग पे भी दोबारा से जोर देखने को मिल गया। ये बीच में कम हो गए थे, केसेस कम हो गए थे तो वो चीजें बंद हो गई थी, पर अब गाड़ी में भी दोबारा मास्क के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि क्या लोगों ने गाड़ी के अंदर तक मास्क पहना है कि नहीं, और अगर नहीं पहना तो उनकी चालान काटे जा रहे हैं। जी अमित, स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी है? जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों ने लगातार उछाल मारी है और कभी ऊपर तो कभी नीचे कोरोना की उछाल देखने को मिली है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके से तैयारी कर रखी है? अमित देखिए, अगर हम कहें कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से पहले एक बेड्स की सूची तैयार रखी गई है कि चंडीगढ़ में कितने बेड्स अवेलेबल है। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन ऑलरेडी देखी है कि चंडीगढ़ में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और जो ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस करे, जैसे हम 16 हॉस्पिटल की बात कर लें, 32 हॉस्पिटल की बात कर लें, तो वहां पर अब खुद ऑक्सीजन प्रोडक्शन की मशीन ऑलरेडी लगी हुई है। तो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है चंडीगढ़ में, अगर हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी तैयारी है और अगर जरूरत पड़ी तो वहां से भी दूसरों को दिया जा सकता है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। अभी प्रशासन खुद बोल रहा है कि चंडीगढ़ में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी नहीं है कि ऑक्सीजन के कोटेज को लिमिट किया जाए, पर सभी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोर देके कहा गया है कि आप अपने ऑक्सीजन के चेक्स पे ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वो स्थिति दोबारा ना आए जो सेकेंड वेव में देखने को मिली थी कि बेड्स लिमिटेड हो गए थे। तो इसलिए भी अलग अलग स्टेप्स उठाए गए। सबसे पहले बोलते कि जैसे ही हमें दिख रहा था कि थर्ड वेव का सिनेरियो बन रहा है चंडीगढ़ में, तो प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर हिदायत जारी कर दी गई कि जिन लोगों के केसेस सिवियर नहीं है या जिनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों को होम क्वारंटीन में जाने को रिकमेंड किया गया हॉस्पिटल में एडमिट होने की जगह। तो ये दूसरा स्टेप जो सीधा लिया गया था, जिनके पास घर में रहने की जगह नहीं है या फिर घर में आप अलग से आइसोलेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए सीधे तौर पे एक बात की गई कि आपके लिए अगर हम कहें कि मिनी कोविड केयर सेंटर्स, चंडीगढ़ में मल्टीपल मिनी कोविड केयर सेंटर से एक पहले से एक्टिव था जो कभी शटडाउन नहीं है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं चंडीगढ़ में 3 से 4 मिनी कोविड केयर सेंटर्स दोबारा से एक्टिवेट हो चुके हैं और दोबारा धीरे धीरे और ज्यादा जरूरत के हिसाब से एक्टिवेट किए जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए रहने की जगह हो, ताकि हॉस्पिटल फुल हो। देखिए ये चीज पे बहुत ज्यादा जोर है कि मिनी कोविड केयर सेंटर्स में जो माइल्ड, अगर हम कहें कि पेशेंट्स है जिनके पास खुद को आइसोलेट करने का ऑप्शन नहीं हो, वहां पे जाके रेस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। पर बात ये होती है इससे हॉस्पिटल्स एम्प्टी है और अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई सीवियर केस होता है, उनके लिए हॉस्पिटल्स में बेड खाली है। तो एक अच्छा स्टेप ये हम देख सकते हैं कि मेजर प्रिपरेटनेस रखी गई है कि हॉस्पिटल्स में किन किन बेड्स में खाली है। देखिए एक और चीज मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा, डिपार्टमेंट की तरफ से बकायदा एक सूची हर रोज जारी होती है कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, किस हॉस्पिटल में कितने आईसीयूज एम्प्टी हैं, ताकि चंडीगढ़ के लोग अवेयर रह सकें कि इन हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, अभी तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो देखिए प्रेफरेंस भी दी गई है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे बेड्स खाली हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ आपको वैकेंसी मिल जाएगी। तो हर चीज की तैयारी रखी गई है ताकि लोग अवेयर रहे और लोगों के पास एक ऑप्शन हो कि अच्छा ये हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती हुई है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, अगर यहाँ पे फुल है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। एक लिस्ट ऑलरेडी जारी जा चुकी है, तो लोगों के पास ऑप्शन है और लोग रेडी हैं।
जी शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए तमाम। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से है, जहां पर आपको बता दें आगामी गोवा विधानसभा चुनाव से पहले गोवा की राजनीति में अब गर्माहट आ गई है, जिसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसकी वजह से गोवा में एक और प्रयोग करने का सपना एनसीपी और शिवसेना की लगभग अब टूट सी गई है। तो वहीं आपको बता दें गोवा विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के शामिल तीनों दलों का एक साथ चुनाव लड़ने के सपने पर अब कांग्रेस ने पानी फेर दिया है। शिवसेना और एनसीपी यह चाहती थी कि तीनों दल एक साथ लड़ें, पर ऐसा ना हो सका। कांग्रेस ने गोवा में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और उनका मानना है कि कांग्रेस की ताकत गोवा में ज्यादा है, जो सीधे बीजेपी को टक्कर दे सकती है। कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरह की पार्टियों से समझौता नहीं करेगी, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत है गोवा में। 2017 का ही उदाहरण ले लीजिए। 2017 में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी पार्टी को मिला है तो वह कांग्रेस पार्टी को मिला है और सबसे ज्यादा सीट जीतने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसी तरह से 2022 में भी लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति है और जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है उससे यही पता चलता है कि हम वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज लोग भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों से, चाहे वह शिक्षा के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, इन सारे मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे नाकाम हो चुकी है और फिर से पुनः एक बार गोवा की जनता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास। कोल्हापुर में जिला मध्यवर्ती बैंक की चुनाव हुई तो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय ने बीजेपी को साथ में लिया, शिवसेना को टुका, तो शिवसेना ने अलग पैनल लगाया। अब कोल्हापुर की विधानसभा की बाय इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रही है तो वहाँ के एक्स एमएलए लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जगह हमारी है। वैसे ही गोवा में राष्ट्रवादी शिवसेना मिलकर लड़ेंगे तो इनको 473 मत मिले थे, शायद राष्ट्रवादी को कुछ मिले थे, उनका एक एमएलए भी आएगा। तो मिलकर जो मत बनते हैं 5-10 हज़ार की, गोवा की 25,000 की होती है, उसमें क्या वो गोवा पर राज्य करने की भाषा कर रहे हैं तो कांग्रेस उनको नकारेगी ना, क्योंकि कांग्रेस ने सालों से गोवा में सरकार बनाया है। अभी के 15-20 सालों में बीजेपी सरकार बनाती रही, लेकिन सरकार बनी तो कांग्रेस की बनी, वो कांग्रेस जो सरकार बनी। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल जी गोवा में हैं। वे शिवसेना के नेताओं से मुलाकात करेंगे, अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और आज कोई अंतिम निर्णय हम लोग वहाँ पर लेंगे, जिसका ऐलान प्रफुल्ल पटेल जी स्वयं करेंगे। प्रयास था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन कोई सकारात्मक अभी तक चर्चा नहीं हो पाई। निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा प्रफुल्ल पटेल जी आज गोवा में वो डिक्लेयर करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस साथ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां प्रयत्नशील है। क्या लगता है कितना फायदा कितना नुकसान? कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेतृत्व जो है, खास करके दिगंबर कामत जी और गोवा फॉरवर्ड के लोग, जिन्होंने 5 साल पहले भी सरकार बनाने में अड़ंगा पैदा किया था, फिर उन्हीं के अड़ियल रवैये के कारण वहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। चुनाव को लेकर अब गर्माहट जो है वो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है और कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जिस तरीके से उसको प्रस्ताव दिया गया था शामिल होने को लेकर, तो वहीं अब गोवा में ठुकराती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए ही चुनाव लड़ने के मूड में है। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से गोवा विधानसभा चुनाव की गर्माहट जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है? सत्यप्रकाश। बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए जिस तरह से 2017 में गोवा चुनाव हुआ था, उस दौरान जो है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। हालांकि 40 सीटों में कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद से लगातार कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी जो है दूसरी सीट पे थी, क्योंकि 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 4 सीटें जो अन्य घटक दलों ने जीती थी। लेकिन बीजेपी ने जुगाड़ व्यवस्था करके सरकार को बना ली, लेकिन पार्टी जो है 83% वोटों के साथ जो है
कांग्रेस बड़ी रही। ऐसे में एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव होने वाला है तो महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी कोशिश में है कि एक साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे समीकरण को खत्म कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि इस बार वह चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार उनकी जीत हासिल हुई थी, इस बार उम्मीद है कि इस बार जो है बड़ी जीत के साथ कांग्रेस आ सकती है। ऐसे में शिवसेना एनसीपी लगातार कोशिश कर रही थी कि तीनों घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस पे मंथन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक ने कहा है कि आज यह फैसला कर लिया जाएगा कि आखिर एनसीपी और शिवसेना के बीच में कितने सीटों को लेकर बंटवारा किया जाएगा, कैसे चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। जी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस ही, जिस तरीके से कांग्रेस की बातें सामने आई हैं, कहीं उसको इस बार मुंह की खानी ना पड़ जाए सत्यप्रकाश उसको ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही अच्छों को ले डूबता है। सत्यप्रकाश बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो भाजपा के बाद दूसरी बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन गोवा में जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए खुद रत्नाकर सिंह ने भी बताया है कि किस तरह से कांग्रेस जो है अकेला चुनाव लड़ना चाहती है। ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना चुनाव लड़ने के बाद जो सीटें मिलेंगी उनमें से एकमत होकर जो है सरकार भी बना सकते हैं। सरकार बनाने के लिए मतभेद नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मतभेद जरूर है। तो ऐसे में सामंजस्य कहता है कि जब बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो घटक एक साथ होकर जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन गोवा में जिस तरह से घमासान महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर कहीं न कहीं इसका फायदा जो है भाजपा को होते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव गोवा में और भी गर्माहट लाता नजर आ रहा हो, वो गर्माहट जो है वो सीधे तौर पर महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।